सो हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास को, और सेंटर ऑफ मास का जो पहला क्लास है हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने कैलकुलेट किया था सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट बॉडी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिस्कशन है, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस सिस्टम, मतलब कि हम कंटिन्यूस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम फाइंड आउट करेंगे और इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो मेनली आपको यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि यू हैव टू डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको जो बताया जा रहा है, ओके, उससे कॉन्सेप्ट को समझने की आप कोशिश करें। और फिजिक्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है यदि आप कॉन्सेप्ट एक बार लर्न कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप प्रॉब्लम आप किसी भी सोर्स से सॉल्व करें, वेदर दे आर फ्रॉम एच सी वर्मा सर, ठीक है, अदरवाइज इरोडोव सर, ओके, और एस खलेडे, वट एवर बुक यू विल फॉलो। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो मेन इम्फेसिस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूस सिस्टम के बारे में। ओके, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस सिस्टम। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या होता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस सिस्टम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम, देखिए आप सभी ने बचपन में एक प्रॉब्लम पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 मैंगो है, 5 आम है, 5 मैंगो है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास दो तरह का क्वांटिटी है। पहला क्वांटिटी जो है वो मैंगो है, और दूसरा जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए मिल्क है आपके पास। ठीक है, तो जो मैंगो है, क्या मैंगो को आप काउंट कर सकते हैं? मैंगो काउंट आप नहीं कर सकते, लेकिन मिल्क को आप, सॉरी, मैंगो को आप काउंट कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो मैंगो क्या है, मैंगो इज काउंटेबल, और जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, यानी मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आ रहा समझ में? मिल्क इज अनकाउंटेबल, ये काउंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो काउंटेबल सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको आप कह सकते हो कि इट इज लाइक डिस्क्रीट सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है अनकाउंटेबल, ये कंटिन्यूस सिस्टम है। ओके, तो जो कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ सेंटर ऑफ मास में डिस्कस करो, या जब आप फ्यूचर में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ेंगे, ठीक, क्लास 12 के अंदर, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, या क्लास 11 में जो ग्रेविटेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूस सिस्टम से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझिए, कॉन्टिन्यूस सिस्टम जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जब सिस्टम अनकाउंटेबल हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैथमेटिक्स में यहाँ पे ये होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस है तो दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, हमने कर्व ड्रॉ किया इस तरह से, ये प्लॉट है। ठीक है, इस प्लॉट पे हमने दो पॉइंट ले लिया। पहला पॉइंट जो है आपका पॉइंट ए है, और अदर पॉइंट आपका पॉइंट बी है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई है, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यदि हम इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मतलब कि एक लाइन से हम इसे ज्वाइन करेंगे ए और बी को। ओके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है, और फिर एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा की वैल्यू होगी, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, वही क्या होगा, आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो स्लोप है, ठीक है, अब स्लोप को हम दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, केस वन, तो केस वन में ट्रायंगल में जब हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो हमें ये पता है कि x के बाद x प्लस डेल्टा एक्स आता है, मतलब ये यदि आपका x है तो ये डेल्टा एक्स है, और ये यदि y है तो ये डेल्टा y है। ठीक है, तो यानी हमें ये पता है कि डेल्टा एक्स एक सेपरेशन है और डेल्टा वाई एक सेपरेशन है। ठीक है, तो यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा वाई बाई हाइपोटेनस कितना है, आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो बाई डेल्टा एक्स। ओके, क्लियर है? तो ये जो सिस्टम से हम डील करते हैं, जहाँ पे ये दो सिस्टम के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल का जो मतलब एक सिस्टम जो बना हुआ है, ठीक है, तो सिस्टम किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है। तो दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन जो है वो आपको दिखता है। ठीक है, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम।
अब मान लीजिए कि दो पार्टिकल इतना क्लोज आ गया, ठीक है, कि आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि पार्टिकल ए और बी के बीच का गैप क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो बी पॉइंट टेंड करते 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 जो है मतलब बी ए को अप्रोच कर रहा है और बी लगभग यहाँ पे आ गया, ए के आसपास आ गया, मतलब बी पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी इज टेंडिंग टू ए। तो केस 2 में हमने क्या किया कि जो पार्टिकल टू बी था, ठीक है, दैट इज टेंडिंग टू ए, मतलब ए के बहुत क्लोज आ गया, इतना क्लोज आ गया, ठीक है, कि लगभग आपका डेल्टा एक्स जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो गया। आ रहा समझ में? तो जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो यदि उस कर्व का हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो ए और बी के बीच में, तो वो टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स तो जीरो है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इसका क्या कहते हैं, स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इज इट पॉसिबल? क्या स्लोप इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये जो डेल्टा एक्स है दैट इज नॉट जीरो, इट इज टेंडिंग टू जीरो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा स्लोप m इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये समझ में आपको आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम जो होता है उसको कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है कि दो पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं कि इसके बीच में, ठीक है, आप डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। इन कारणों से स्कोप क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। दैट्स वाई आप क्या करते हो कि जो डिनोमिनेटर आपका है, ठीक है, उस पोर्शन का जो भी टर्म है, ठीक है, उसको आप मान लेते हो इट इज टेंडिंग टू जीरो नॉट जीरो। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ से कैलकुलस की शुरुआत होती है। गुड। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके। तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम एंड डिसकंटिन्यूअस सिस्टम मैथमेटिकली, ठीक है। नाउ सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम तीन तरह का सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो, हमने एक सिस्टम ले लिया, एक लीनियर रॉड है, और ये जो लीनियर रॉड है इसका लेंथ है l। ऑब्वियसली रॉड का कुछ ना कुछ विड्थ भी होगा, तो इसका विड्थ b है, और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, थिकनेस हमने h मान लिया। क्लियर है? बट यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेंथ के अलॉन्ग है, ठीक है, यानी L इज ग्रेटर देन B और H। क्लियर है? यहाँ B क्या है, विड्थ है, और H क्या है, आपका हाइट है, ठीक है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह एक ही तरह से मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हमने सिंपली क्या किया इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया x और एक पॉइंट ले लिया x प्लस डी एक्स, जैसे हमने पिछले वाले कर्व में किया था x प्लस डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि इस डी एक्स पर कितना मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो इस डी एक्स पर जो मास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको आप पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते हो, आपने क्या देखा था कि डेल्टा एक्स वाज टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है? ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम डिफरेंशियल के तरीका को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना यूनिटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में एक एक नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए इसका लेंथ L है और यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो M है, ठीक है। तो ऑन लेंथ L डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज M, सो ऑन यूनिट लेंथ मतलब वन लेंथ पे मास कितना होगा, M बाई L। ये एक नया टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल है, मास डेंसिटी। जब सेम चीज़ को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो यहाँ पे m की जगह पर हम q ले लेंगे, इसे हम बोलते हैं सरफेस सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि dx मास, dx लेंथ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा m बाई एल इंटू डी एक्स। और चूंकि हमने m बाई एल को क्या लिखा है, हमने लिखा है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। अब ये जो लैम्डा और डी एक्स डायमेंशन, इसको आप चेक करोगे तो क्या होगा, ये m आएगा। देखो m बाई एल का डायमेंशन क्या होगा, m बाई एल। डी एक्स का डायमेंशन क्या होगा, l होगा, l l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये m बचेगा, ठीक है। तो ये जो लैम्डा इंटू डी एक्स है इसको हम बोलते हैं मास एलिमेंट dm। तो ये dm क्या है आपका, ये dm आपका हो गया मास एलिमेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, मास एलिमेंट। अब हम डील करते हैं ऐसे सिस्टम के साथ जो 2D सिस्टम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ओके। तो ये जो प्लेट है, ठीक है, इस
प्लेट का क्या कह सकते हैं आप, इस प्लेट का मतलब लेंथ आपको पता है, इसका विड्थ भी आपको पता है, ठीक है, बट इसका थिकनेस क्या है, ये थिकनेस है, थिकनेस जो है काफ़ी कम है इसका, है ना, ये थिकनेस हो गया आपका प्लेट का, बना दीजिए ऐसे थिकनेस। तो ये थिकनेस जो है काफ़ी कम है, आ रहा है समझ में। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एल बी जो है दैट इज ग्रेटर देन थिकनेस एच, एच हम मान लेते हैं थिकनेस को, ठीक है। तो यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एल पर भी है और बी पर भी, मतलब एरिया पर है, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए एरिया के ऊपर एम मास है, इसलिए वन एरिया के ऊपर मास कितना है, एम बाई ए। और इस टर्म को हम बोलते हैं, इस टर्म को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एल और डी एल लिया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे ए, और एक एरिया ले लेंगे ए प्लस डी ए। तो डी ए वाला जो टर्म है, ठीक है, वहाँ पर जो मास है वही डी एम होगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे डी एक्स का डी ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाई ए इंटू डी ए। और चूंकि एम बाई ए डायमेंशनली क्या होगा, मास बाई एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यानी मास ही होगा, तो इसे डी एम बोलते हैं, और ये डी एम आपका क्या हो गया, मास एलिमेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यदि मान लीजिए कि आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, क्यूबाइड है कोई, ठीक है, तो आपके पास क्या है, क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में क्या होगा, यहाँ पर लेंथ विड्थ और थिकनेस तीनों के ऊपर क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मास जो है वो एल पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, मास आपका बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट है, और मास आपका एच पर भी डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है, यानी आप कह सकते हो कि मास जो है वो एल बी एच तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है मतलब आप कह सकते हो कि वी वॉल्यूम पे मास कितना है, एम, इसलिए वन वॉल्यूम पे मास कितना होगा, एम बाई वी होगा। इसलिए स्मॉल वॉल्यूम डी वी पर जो मास होगा वो होगा एम बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। और ये जो एम बाई वी है इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम मास डेंसिटी, यानी इसे हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। तो अब यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, इसको आप याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ये है आपका मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और ये है आपका मास एलिमेंट, मास एलिमेंट, ठीक है भाई। तो पहला सिस्टम हमारा क्या है, पहला सिस्टम हमारा वन डायमेंशन सिस्टम है, वन डे सिस्टम। सो योर फर्स्ट सिस्टम इज वन डायमेंशन सिस्टम, ठीक है, जो रॉड वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। तो यहाँ पे लैम्डा है मास डेंसिटी, और ये है एम बाई एल, और यहाँ पर जो मास एलिमेंट डी एम था वो कितना था, तो वो था आपका लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। यदि सिस्टम आपका 2D है, तो 2D वाले केस में क्या था, सिग्मा था सरफेस मास डेंसिटी, मास बाई एरिया, और यहाँ पर सिग्मा, सॉरी यहाँ पे डीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। और यदि सिस्टम आपका 3D है, ठीक है, तो 3D वाले केस में क्या होगा कि रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा रो इंटू डी वी, ठीक है, रो इंटू डी वी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम स्विच करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ क्या होगा, सेम चीज़ जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे तो यहाँ पर क्यू वाई एल हो जाएगा, यहाँ पर क्यू वाई ए हो जाएगा, यहाँ पर क्यू वाई बी हो जाएगा, तो चीज़ें सेम है, ठीक है, ओके। चलिए, नाउ वी हैव टू डिस्कस सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम के रिजल्ट को हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम डिराइव कर लेते हैं, ओके। तो देखिए सर क्या होगा यहाँ पर, आपके पास ये डिस्क्रीट सिस्टम है इस तरफ लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर आपका हो जाता है ये कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आपका जो आर सी एम है, मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है 1/m समेशन आई एम आई आर आई, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था लेक्चर 1 में, ठीक है सर। तो ये जो आर आई है, आर आई ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है।
तो इस आर आई को हम लिख सकते हैं 1/m समेशन आई एम आई, और आर आई को लिख सकते हैं एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप जेड आई के कैप। और ये जो आर सी एम है, आर सी एम को आप लिख सकते हैं एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप। कुछ हम नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना पोजीशन वेक्टर आर के बारे में, एक्स आई वाई आई जेड के, ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में या मोशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस आर आर की जगह आर सी एम लिया, इसलिए यहाँ पे एक्स सी एम वाई सी एम और जेड सी एम हो गया, जेड सी एम हो गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई एक्स आई आई कैप प्लस 1/m समेशन आई एम आई वाई आई जे कैप प्लस 1/m समेशन आई एम आई जेड आई के कैप। अब यदि एल एच एस आर से कंपेयर करेंगे तो एक्स एम कितना हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई एक्स आई, ऐसे वाई सी एम क्या हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई वाई आई, और जेड सी एम होगा 1/m समेशन आई एम आई जेड आई। कॉन्टिन्यूस में कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इस समेशन को रिप्लेस कर देना है इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर सी एम इक्वल टू हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन आर डॉट डी एम, ओके। और ये हो जाएगा आपका 1/m, आर कितना होता है, आर है आपका एक्स आई वाई जे जेड के इंटू डी एम, ओके। तो फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स सी एम कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स सी एम आ जाएगा 1/m समेशन एक्स डी एम, ऐसे ही वाई सी एम ये कितना हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम, और ऐसे ही जेड सी एम कितना हो जाएगा, तो 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। चलिए, अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक हम लीनियर सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। और जो लीनियर सिस्टम को हम दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, जो लीनियर सिस्टम हमारा है, ठीक है, उसे हम मान लेंगे स्ट्रेट लाइन में, मतलब उसे हम रखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, सेम सिस्टम को हम बेंड कर देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा आपका लीनियर, क्लियर है। तो देखिए भाई, कॉन्टिन्यूअस लीनियर सिस्टम। मान लीजिए एक रॉड है, और ये रॉड आपको प्लेस किया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये ओरिजिन है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से एक पॉइंट लिया एक्स, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, एक पॉइंट हमने ए लिया मान लो, और एक पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यदि आपका एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपका है एक्स प्लस डी एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डेल एक्स होगा, ठीक है। तो अभी आपने डिस्कस किया था कि जो सिस्टम लीनियर होगा, तो ये जो डेल एक्स मास होगा, ठीक है, डेल एक्स मास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेमडा इंटू डी एक्स। तो यानी आपने पढ़ा था कि लीनियर सिस्टम के लिए जो डीएम की वैल्यू होती है वो होती है लेमडा इंटू डी एक्स, गुड। इसके अलावा जो आर सी एम होगा, आर सी एम वो होगा एक्स सी एम। तो एक्स सी एम कितना है, कितने डिस्टेंस पे ये डीएम रखा हुआ है, तो ये डीएम जो है वो डिस्टेंस एक्स पे है, तो एक्स सी एम हो गया एक्स। क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वाई एक्सिस है, नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लीनियर सिस्टम के अंदर जो है विड्थ क्या होता है, जीरो होता है, अभी आप पढ़े हो। और इसका थिकनेस क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तो विड्थ आपका अलोंग वाई एक्सिस है और थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस है। तो ये आपका हो गया जीरो, और ये भी आपका हो गया जीरो, गुड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक्स सी एम फाइंड करना है, क्योंकि वाई सी एम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई ही जीरो है। तो एक्स सी एम क्या होगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम। So this is 1/m integration
एक्स कितना है भैया, एक्स है, ठीक है। और डीएम कितना है, तो डीएम है आपका एक्स इंटू लेमडा इंटू डी एक्स। गुड। तो इस लेमडा को हम बाहर कर देते हैं, तो लेमडा बाई एम इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसका, 0 to L। ओके। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप देख लेना, मैंने वेक्टर वाले वीडियो में करवाया हुआ है इंटीग्रेशन को, तो वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स सी एन, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 1 है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इसको याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा लेमडा बाई एम। ओके। और देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर n+1 यानी 1+1 डिवाइडेड बाई n+1 यानी 1+1। और देखिए ये जो है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट आपका l है, ठीक है। तो लोअर लिमिट का मतलब होता है सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, अपर लिमिट का मतलब सिस्टम का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये जो ये हो जाएगा x² बाई 2, 2 को भी बाहर कर दीजिए, तो लेमडा बाई 2m। और अंदर जो ब्रैकेट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ है x², और लिमिट आपका है 0 to L। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल x, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना है L। तो हम क्या करेंगे कि लेमडा बाई 2m और ये जो वेरिएबल x है वहाँ पे हम रखेंगे पहले अपर वाले वैल्यू, तो L² हो जाएगा। फिर रखेंगे लोअर वैल्यू वाले वैल्यू को, और दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लेमडा बाई 2m इंटू L²। और लेमडा कितना होता है m/l, अभी आप डिस्कस किए थे। तो लेमडा जो है वो आपका m/l है, तो m/2m इंटू l इंटू L², ठीक है। m m कैंसिल आउट हो गया, l l कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये L/2 हो जाएगा, ठीक है, L/2। YCM तो 0 हो जाएगा, चूंकि y 0 है, और ZCM क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि RCM जो आपका होगा, ओके, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L/2 0 0। दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो आपको रॉड दिख रहा है, इस रॉड को हम सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया कि सेम रॉड को बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अलोंग दिस कर्व, इस कर्व के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया x और अदर एक्सिस हमने ले लिया y। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे कि मास को लोगे थीटा और डी थीटा के बीच में, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया एक एंगल थीटा है, फिर एक एंगल थीटा प्लस डी थीटा है। तो ये जो मास आपको दिख रहा है, दिस वन, ये जो मास आपको दिख रहा है, यही मास आपका डी है। ये डी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो सर्किल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस को हमने मान लिया r। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम हमारा होता है कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना, ये पहला हमारा काम होता है। तो देखो r का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r cos थीटा, जबकि r का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा r sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक्स सी एम कितना है आपका, सॉरी आर सी एम फाइंड करना है ना आपको, आर सी एम। कुछ गड़बड़ करना है क्या जी। हाँ देखो भाई, ये होगा एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम, ये होगा, ओके। अब देखिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आपका आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन थीटा। ये तो आप निकालना जानते हैं, इन्हें निकालना जानते हैं तो वेक्टर का वीडियो देखें, ठीक है। वेक्टर हमने करवाया है कि कैसे वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आपका आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, हमें मास को फाइंड आउट करना है थीटा और डी थीटा के बीच में। तो आपने शायद पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्या पढ़ा होगा। तो ये आपका डीएम है, ये आपको फाइंड आउट करना है डीएम।
ये एंगल आपका डी थीटा है, ये डी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये है आपका रेडियस आर, रेडियस आर, ठीक है। तो यदि ये रेडियस आर है तो इसका मतलब ये जो आर्क का लेंथ है, ओके, ये होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यानी डी थीटा इक्वल टू ये जो आर्क है, आर्क इसको हम मान लेते हैं डी एक्स। तो डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई आर, यानी आपका जो डी एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा आर डी थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो अब क्या निकालना है, एक्सएम निकालना है। एक्सएम क्या होता है, एक्सएम होता है 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम। ये हो गया 1/m, ठीक है। और इंटीग्रेशन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, और डीएम कितना था, लैम्डा डी एक्स। तो लैम्डा इंटू डी एक्स कितना है, डी एक्स आपका है आर डी थीटा। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। तो 1/m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा, लैम्डा आर साइन थीटा, तो लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कर दो इसको बाहर, लैम्डा आर स्क्वायर को बाहर कर दो आप। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है जी, देख, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हमने किया है। क्या गड़बड़ हमने किया बताओ। हाँ, क्या गड़बड़ हुआ है। तो गड़बड़ ये हुआ है कि जो लैम्डा जो है, लैम्डा, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ हमने नहीं किया, सब कुछ राइट है। ये ठीक है, आर स्क्वायर, ओके। अब ये देखिए जो लैम्डा है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होगा एम बाई एल, होगा ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये आपका हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1/m और लेमडा है आपका m/l, ठीक है, l। तो देखो l क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये आपका थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है। और यदि ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कुछ देर के लिए x है, ये x है ना आपका, तभी तो ये dx हुआ, दिस इज dx, ओके। और ये आपका r, ये तो पढ़ा होगा ना बचपन में, थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, ये ट्रिगो में पढ़ा होगा, ट्रिगोमेट्री में, एक्स बाई आर, ठीक है, एक्स बाई आर, ओके। तो यानी ये जो x है, मतलब ये जो लेंथ है l, ठीक है, वो कितना आर थीटा है। तो ये आर थीटा, तो इसको कर दो आर इंटू, क्या कहते हैं उसको, आर थीटा। कुछ गड़बड़ हो गया ना, क्या गड़बड़ हुआ बताओ, m/l, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये जो ये l कितना होगा, पाई आर होगा, पूरे रॉड का लेंथ हमें निकल रहा है, आई एम सॉरी। तो ये जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल, सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, और ये सर्किल क्या सेमी सर्किल है, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, पाई आर होगा। तो m/πr इंटू आर स्क्वायर, वेरी वेरी सॉरी, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर, आर आर कैंसिल आउट हो गया, एम एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, आर बाई पाई है, ये है आपका आर बाई पाई। और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो थीटा का लिमिट क्या होगा, थीटा 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो इंटीग्रेशन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले इंटीग्रेशन का वीडियो देख लें, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये आर बाई पाई हो गया, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा कितना होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, लिमिट है आपका 0 to पाई। तो ये हो जाएगा आर बाई पाई, ओके। और माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन पाई प्लस साइन जीरो, ओके, साइन जीरो, ओके। तो आप मुझे एक बात बताइए कि साइन पाई कितना होता है, साइन 180 डिग्री जीरो होता है, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो माइनस जीरो प्लस जीरो, जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वाई सी एम, वाई सी एम आपको कैलकुलेट करना है। तो वाई सी एम हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। तो 1/m इंटीग्रेशन वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट आपका है कितना है, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा, एंड व्हाट इज योर डीएम, योर डीएम इज, कितना फाइंड आउट किया है डीएम आपने,
लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा ये आपने फाइंड आउट किया है। तो ये आपका हो गया 1/m, ठीक है। और एक काम करें आप, ये जो आर आर है से बाहर कर दें, तो आर स्क्वायर और लेमडा को भी बाहर कर दें, तो लेमडा है m/l, और l कितना है, l है आपका पाई आर, l है पाई आर। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है साइन थीटा डी थीटा। ओके, सॉरी हमने एक चीज़ गलत कर दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये प्लस साइन थीटा होता है, ठीक है, और वो माइनस कॉस थीटा होता है। आई एम वेरी सॉरी। तो आप देखिए यहाँ पे एम एम कैंसिल आउट हो गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई इसकी लिमिट है। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आर बाई पाई बचा हुआ है, यहाँ पे आर बाई पाई, और ये होता है माइनस कॉस थीटा, वही हमने गलती किया था, ठीक है, 0 to पाई। तो ये हो जाएगा आपका आर बाई पाई। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर पहले अपर लिमिट को पुट करें, तो माइनस कॉस पाई, फिर आप लोअर लिमिट को पुट करें, तो माइनस कॉस 0, और फिर दोनों का आप डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो दोनों का हमने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। तो देखिए आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2r/पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आपका आर सी एम होगा वो एक्स सी एम प्लस वाई सी एम, एक्स एम वाई सी एम, और एक्स सी एम 0 है, वाई सी एम कितना है, 2r/पाई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक प्रॉब्लम हम और करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सिस्टम को हम ले लेते हैं, सरफेस को हम क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, मतलब हम सिस्टम 2D लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं किसी सर्कुलर प्लेट का, ठीक है, सर्कुलर प्लेट या डिस्क का निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट करते हैं सर्कुलर प्लेट या डिस्क। प्लेट या डिस्क हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक प्लेट है इस तरह का, ऐसे एक प्लेट ले लिया, गुड। और ये जो प्लेट है इसका रेडियस को हमने मान लिया r, तो इसका जो रेडियस है वो r है ऑलरेडी, इसका रेडियस है r। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसके बीच में ना, जैसे कि एक जो डिस्क है, ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि लेंथ जो है वो क्या बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं स्ट्रिप से बना हुआ है, तो वैसे एक जो डिस्क है वो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर आर्क से बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक लेंथ लिया r, एक लेंथ ले लिया स्मॉल r, और एक लेंथ ले लिया r प्लस डी आर, डी आर। तो इसके बीच ये जो एरिया होगा, दिख रहा है ना ये सिलेंडर पार्ट, तो ये जो सिलेंडर पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी ए, यानी एरिया एलिमेंट। ओके, अब ऐसा हमने क्यों किया, इस तरह की बहादुरी हमने क्यों की, चालाकी क्यों किया हमने, ठीक है। तो देखो चलाई करने का पर्पज़ क्या है, आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो आपको चाहिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि मास एलिमेंट कितना होगा। ओके, तो देखिए जो मास एलिमेंट आपको निकालना है, तो पहले तो हम एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं, ठीक है सर। तो ये कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। ओके, तो आर डिस्टेंस पे यदि है, तो अभी आप फाइंड आउट किए हो, क्या फाइंड आउट किए हो, अभी आप फाइंड आउट किए हो कि आर सी एम कितना होता है, 2r/पाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी आर सी एम 0 है, वाई सी एम कितना है, 2r/पाई है, ठीक है। तो 2r/पाई हो गया, और जेड सी एम तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है ये। ओके, अब हमने निकालना है डीएम। तो 2D के लिए डीएम क्या होता है, सिग्मा इंटू डी ए होता है, और सिग्मा आपका होता है मास बाई एरिया इंटू डी ए। ओके, अब देखिए मास बाई एरिया कितना होगा, तो ये जो प्लेट है, प्लेट, ठीक है, इस पूरे प्लेट का एरिया, ठीक है, तो प्लेट का रेडियस आर दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, गुड। और देखिए ये जो डी ए है, डी ए इसको निकालने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, बिग सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस आर प्लस डी आर है। तो पहले तो आप एक काम करो, पाई आर प्लस डी आर इसका होल स्क्वायर, ये वाला एरिया निकालो,
फिर उसको पाई स्क्वायर से माइनस करो, एक ये तरीका। बट ये तरीका काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका है, ठीक है, इसको हम सिंपल तरीका का सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि पहला जो सर्किल आपको दिख रहा है, फर्स्ट सर्किल जिसका रेडियस आर है, ठीक है, उसको हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, पाई आर। और यदि सर्कमफेरेंस को इस विड्थ हम डी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली एरिया निकल जाएगा। इसको हम डी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ऐसे आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया को क्या करोगे, मतलब हल्का जो स्ट्रिप का जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, ये तरीका से हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास है m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ओके, ये आपका डी एम। अब देखिए एक्स सी एम तो पहले ही आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है आपका, जीरो है, तो ये जीरो हो गया। वाई सी एम निकाल लेते हैं, तो वाई सी एम कितना हो जाएगा, वन बाई एम, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई डी एम। तो वाई कितना है, वाई आपका है टू आर बाई पाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। और डी एम, तो डी एम कितना आपने निकाला है, एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। अब ये जो एम एम है इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं, ठीक है। और टू बाई पाई आर स्क्वायर इसको बाहर कर दीजिए, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन टू बाई पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी आर। गुड। अब देखिए ये जो आर है, आर का लिमिट कितना, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर आर तक है आर का लिमिट। ओके, जीरो से आर तक है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है जी, ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुआ चेक करो आप, चेक करो, पाई आर। ओके, ये ठीक है। वाई सी एम है वन बाई आर टू आर बाई पाई एम बाई आर स्क्वायर। ओके ओके, देखिए यहाँ पे गलती हुआ, ये जो सर्किल है ये आपका सेमी सर्किल है, ठीक है, तो सेमी सर्किल इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू होगा, तो ये टू एम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका टू एम हो जाएगा। तो टू एम हो जाएगा तो यहाँ पे टू एक और आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, फोर बाई पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज फोर बाई पाई आर स्क्वायर। यही लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, समझ रहे हैं सर आप। आर स्क्वायर डी आर मैंने क्या बताया था, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी आर का पावर टू प्लस वन, यानी थ्री बाई थ्री, ठीक है सर। लिमिट है जीरो टू आर, तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आर क्यू है तो कितना हो जाएगा, आर क्यू माइनस जीरो, यानी आर क्यू, आर स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया फोर आर बाई थ्री पाई। गुड। तो आपको डिस्क का मिल गया कितना, क्या क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास होगा जीरो और फोर आर बाई थ्री पाई, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो आई थिंक आपने ये सीख लिया कि कैसे सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, दैट्स से वीडियो को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और क्या कहते हैं उसको, थर्ड जो टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो क्लास इज ओवर, गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन।